16वीं सदी में एक सम्राट ने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जो महाद्वीपों में फैला हुआ था, विशाल सेनाओं का नेतृत्व किया और बेहद अमीर था। ये स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय थे और अपने शासन के चरम पर वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक थे। फिर भी उनके साम्राज्य की ताकत के पीछे एक नाजुक कहानी छुपी थी। उनकी शादियां जो गठबंधन और वंश के लिए की गई थीं, बार बार दुखद क्षति से चिन्हित रहीं। 4 रानियां ताज साझा करेंगी, पर कोई भी उनसे ज्यादा नहीं जी सकेगी। तो मिलते हैं उन महिलाओं से जो उनकी पत्नियां बनी और उनके दुखद भाग्य के बारे में। फिलिप के बारे में जानने के बाद उनकी पत्नियों के जीवन को जानेंगे। उनका जन्म 21 मार्च 1527 को स्पेन के व्लाडोलिड शहर के पालासियो दे पिमेंटल में हुआ था। वे पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम और पुर्तगाल की इसाबेला के बड़े बेटे थे। इस समय तक चार्ल्स पंचम यूरोप के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वे 1516 में अपनी मां कास्टाइल की जोआना के उत्तराधिकारी बनकर स्पेन के राजा बने। 1496 में उन्होंने हैब्सबर्ग वंश के फिलिप द हैंडसम से विवाह किया। यह वंश ऑस्ट्रिया पर राज करता था। इस कारण चार्ल्स पंचम और उनके बेटे फिलिप शक्तिशाली हैब्सबर्ग परिवार के सदस्य थे। इस वंशीय संबंध, राजनीतिक प्रभाव और वित्तीय समर्थन ने 1519 में चार्ल्स के पवित्र रोमन सम्राट चुने जाने में मदद की। तो उन्होंने स्पेन, इटली के बड़े हिस्सों, पूरे लो कंट्रीज पर शासन किया और पवित्र रोमन सम्राट के रूप में जर्मनी की राजनीति के केंद्र में रहे। उनके नियंत्रण में दुनिया का पहला वैश्विक साम्राज्य था, जिसमें अमेरिका में विशाल क्षेत्र और बाद में फिलीपींस व एशिया के हिस्से शामिल थे। एज़टेक और इंका साम्राज्यों पर विजय के बाद अमेरिका से सोने और चांदी का प्रवाह यह सुनिश्चित करता था कि स्पेन पृथ्वी का सबसे धनी राष्ट्र था। एक बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी फिलिप को श्रेष्ठ शिक्षा मिली और बचपन से भाषाओं, शासन व जिम्मेदारियों की ट्रेनिंग दी गई। फिलिप अपने विशाल साम्राज्य के बावजूद स्पेन से गहराई से जुड़े थे और वहीं खुद को सबसे ज्यादा घर जैसा महसूस करते थे। बचपन और युवावस्था में फिलिप अपनी गंभीर और अनुशासित प्रकृति के लिए जाने जाते थे और उन्होंने शुरू से ही व्यवस्था और कर्तव्य के प्रति झुकाव दिखाया था। वे अक्सर आत्मीय नहीं, बल्कि कुछ आरक्षित स्वभाव के थे, लेकिन विनम्र और संयमित भी रहते थे। युवावस्था में फिलिप को आकर्षक माना जाता था। इसी कारण यूरोप के शाही परिवार अपनी बेटियों की शादी उनसे करना चाहते थे और जल्द ही एक खुशकिस्मत दुल्हन चुनी गई। फिलिप ने पहली शादी पुर्तगाल की मारिया मैनुएला से की थी। वो पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय की बेटी थीं, जिन्होंने 1521 से 1557 के बीच छोटे इबेरियाई राज्य पर शासन किया था। मारिया का जन्म अक्टूबर 1527 में कोइम्ब्रा में हुआ था, फिलिप के 5 महीने बाद। उनकी मां स्पेन की कैथरीन, चार्ल्स पंचम की बहन और फिलिप की चाची थीं। साथ ही फिलिप की मां पुर्तगाल की इसाबेला, जॉन तृतीय की बहन और मारिया की चाची थीं। ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो फिलिप और मारिया दोनों तरफ से चचेरे रिश्ते में थे। स्पेन और पुर्तगाल उस समय वैश्विक शक्तियां बन रहे थे और उनके शासकों ने इस विवाह को दोनों राज्यों को करीब लाने, इबेरियन प्रायद्वीप में स्थिरता और सत्ता, संपत्ति और प्रभाव परिवार के भीतर रखने का जरिया माना। और इस तरह अपने बेहद करीबी खून के रिश्ते के बावजूद फिलिप और मारिया की शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में 12 नवंबर 1543 को सलामांका में एक बेहद भव्य समारोह में हुई थी। फिर भी उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 1544 की सर्दियों में खबर फैली कि मारिया गर्भवती है और उत्तराधिकारी निश्चित मानकर जश्न मनाया गया। उन्होंने अगले कई महीने वल्लाडोलिड के शाही महल में बिताए, जहां 8 जुलाई 1545 को उन्होंने एक बेटे कार्लोस को जन्म दिया। लेकिन खुशी जल्दी ही त्रासदी में बदल गई। मारिया को जन्म के बाद गंभीर जटिलताएं और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद वो 4 दिन बाद चल बसीं। वो सिर्फ 17 साल की थीं। फिलिप द्वितीय को विवाह से उत्तराधिकारी मिला, पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो अगले 10 साल तक दोबारा शादी नहीं करेंगे, लेकिन इस दौरान प्रेमिकाएं और राजा बनने के बाद रानियों के साथ साथ उपपत्नी भी रखीं। सिर्फ एक उत्तराधिकारी होने और खुद अभी बहुत युवा होने के कारण
फिलिप को दोबारा शादी करनी पड़ी, और जब उन्होंने आखिरकार अपनी अगली पत्नी चुनी, तो ये रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा विवादास्पद साबित हुआ, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलिप ने अगली शादी मैरी ट्यूडर से की, जो राजा हेनरी आठवें और कैथरीन ऑफ एरागॉन की बेटी थीं। उनका जन्म 18 फरवरी 1516 को इंग्लैंड के ग्रीनविच में प्लेसेंटिया महल में हुआ था। बचपन में मैरी एक बहुत ही होनहार राजकुमारी थीं, अच्छी तरह शिक्षित, आत्मविश्वासी और शुरू में अपने पिता की प्रिय थीं। लेकिन जब वो छोटी थीं, सब कुछ बदल गया। जब मैरी 10 साल की थीं, हेनरी एन बोलेन के प्रति आकर्षित और पुरुष वारिस के लिए बेचैन थे। जब पोप क्लेमेंट सप्तम ने कैथरीन से शादी रद्द करने से मना किया, तो हेनरी गुस्सा हुए, रोम से संबंध तोड़े। 1533 में कैथरीन को तलाक दिया और मैरी को अवैध घोषित किया, ठुकरा दी गईं और अपनी मां से अलग कर दी गईं। मैरी की दुनिया पूरी तरह उलट गई थी। इस अनुभव ने उन्हें कैथोलिक धर्म के प्रति गहराई से समर्पित कर दिया और अपने स्पेनिश विरासत से गहरा जुड़ाव बना दिया, जिसे उनके अलगाव के वर्षों में स्पेनिश राजनयिकों के समर्थन ने और मजबूत किया। इस दौरान मैरी ने एक संकुचित और अक्सर कठिन जीवन व्यतीत किया। वो अक्सर अनियमित मासिक धर्म और अवसाद से ग्रस्त थीं और बाद में एलिजाबेथ द फर्स्ट के घर सेवा करने को मजबूर हुईं, और उन पर अपने पिता के धार्मिक सुधारों को स्वीकार करने का दबाव डाला गया। 1536 में मैरी ने पिता से सुलह की और दरबार में लौटने की अनुमति मिली। अब जब वह अपनी 20वीं में प्रवेश कर चुकी थीं, तो ध्यान उनकी शादी की ओर गया। फिलिप ऑफ न्यूबर्ग ने कुछ समय साथ चाहा, लेकिन वह कट्टर लूथरन थे, इसलिए प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। 1539 में मैरी की शादी के लिए विलियम ड्यूक ऑफ क्लीव से बातचीत शुरू हुई, जो उम्र और हैसियत में उपयुक्त माने जाते थे, लेकिन एक बार फिर यह प्रस्ताव व्यर्थ ही रह गया। हेनरी अष्टम के शासन के अंतिम वर्षों में ही उन्हें उत्तराधिकार की पंक्ति में लौटाया गया, पर वह आधिकारिक रूप से अवैध ही रहीं। आखिरकार 1547 में उनके पिता हेनरी अष्टम की मृत्यु हो गई और उनके छोटे सौतेले भाई एडवर्ड षष्ठम राजा बने। 1553 तक वे गंभीर रूप से बीमार थे और जानते थे कि मैरी उत्तराधिकार में है, जो प्रोटेस्टेंट सुधारों को पलट देंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें उत्तराधिकार से हटाने की कोशिश की। ये अंततः असफल रहा और जुलाई 1553 में वह इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी बनी। अब 37 साल की उम्र में मैरी पर सिंहासन सुरक्षित करने और एलिजाबेथ प्रथम की उत्तराधिकारी बनने से पहले वारिस पैदा करने का दबाव बढ़ रहा था। ये समझकर कि उसकी स्थिति और इंग्लैंड का भविष्य मजबूत गठबंधन पर निर्भर है, मैरी ने हैब्सबर्ग वंश का रुख किया और इस तरह उसने अपना फैसला किया। वो स्पेन के फिलिप द्वितीय से शादी करेगी। सहमति बनने के बाद उनकी शादी 25 जुलाई 1554 को विंचेस्टर कैथेड्रल में हुई, पहली मुलाकात के कुछ दिन बाद ही। वो 27 साल के थे, वो 38 की थीं। उस समय की शाही शादियों में ये एक असामान्य उलटफेर था। दोनों के पास साझा भाषा न होने से वे स्पेनिश, फ्रेंच और लैटिन मिलाकर बात करते थे। ये हैरानी की बात नहीं कि नवविवाहित आपस में चचेरे भाई बहन थे। मैरी की मां कैथरीन ऑफ एरागॉन, क्वीन इजाबेला ऑफ कैस्टिल और किंग फर्डिनेंड ऑफ एरागॉन की बेटी थीं, जिनकी शादी ने 15वीं सदी के अंत में स्पेन को एकजुट किया। फिलिप, फर्डिनेंड और इजाबेला के परपोते थे, इसलिए वो मैरी के पहले चचेरे भाई थे, लेकिन एक पीढ़ी आगे के। मैरी और फिलिप की शादी से पहले एक अनोखी व्यवस्था हुई थी, जिसमें वे इंग्लैंड के सह शासक बनते। इंग्लैंड में पहले कभी निर्विवाद रानी शासक नहीं रही और फिलिप का पद भी स्पष्ट नहीं था। राजा या रानी के जीवन साथी के पास शाही अधिकार नहीं होते, लेकिन फिलिप राजा शासक बन गए। यह इंग्लैंड में विवादास्पद था, जहां रईस और राजनेता डरते थे कि इंग्लैंड स्पेन के साम्राज्य में अधीन हो जाएगा। ये विवाह और भी कई परेशानियों से भरा था। मैरी पहले ही अपने 30वें दशक के अंत में थीं और समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा था, क्योंकि वो अपने संतानोत्पत्ति के वर्षों के अंत के करीब पहुंच रही थीं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिप से शादी के तुरंत बाद मैरी गर्भवती हो गई थीं, लेकिन फिर संभवतः उनका गर्भपात हो गया, अगर वो वास्तव में गर्भवती थीं। इतिहासकार आज भी नहीं जानते कि 1555 में क्या हुआ। सबसे संभावना है कि मैरी ने झूठी गर्भावस्था का अनुभव किया, जिसमें उन्हें लगा कि वह गर्भवती हैं,
जबकि असल में नहीं थीं। मैरी ने शरीर में बदलाव महसूस किए जो किसी और खतरनाक चीज के संकेत हो सकते थे। झूठे गर्भधारण की शर्मिंदगी के बाद फिलिप इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस के खिलाफ अपनी सेनाओं की कमान संभालने के लिए फ्लैंडर्स चले गए। उस पल के बाद से वो अपनी पत्नी के साथ बहुत कम समय बिताएंगे। जैसे जैसे उनके पिता चार्ल्स द फिफ्थ अपने विशाल अधिराज्यों का त्याग करने लगे, फिलिप का ध्यान स्पेन और लो कंट्रीज पर केंद्रित हो गया। उनके बीच जो भी व्यक्तिगत संबंध रहा हो वह जल्दी ही फीका पड़ गया। फिलिप के लिए यह विवाह राजनीति का जरिया था। इंग्लैंड को स्पेन के प्रभाव में लाकर एडवर्ड षष्ठम के शासनकाल की उथल-पुथल के है उसे फिर से कैथोलिक शासन में लाने का तरीका था। लेकिन मैरी के लिए यह कुछ बहुत ही व्यक्तिगत था। वो अपने पति को पूरी तरह समर्पित थीं और ऐसा प्रेमपूर्ण पारिवारिक जीवन चाहती थीं जो युवावस्था में नहीं मिला। एक समकालीन व्यक्ति ने देखा कि वह फिलिप से गहराई से प्रेम करती थीं, लेकिन इस समर्पण का कभी प्रत्युत्तर नहीं मिला। मई 1558 तक मैरी कमजोर और लगातार बीमार होती जा रही थीं। संभवतः अंडाशय की गांठों या गर्भाशय के कैंसर से होने वाले लगातार दर्द के कारण उनकी हालत और बिगड़ती गई। 17 नवंबर 1558 को सेंट जेम्स पैलेस में 42 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी और स्थायी विवाह की उम्मीदें अधूरी रहीं। दूर ब्रुसेल्स में फिलिप को यह खबर मिली। उन्होंने अपनी बहन जोआना ऑफ ऑस्ट्रिया को लिखा कि उन्हें उनकी मृत्यु पर दुख हुआ। फिलिप और मैरी की संतान न होने पर मैरी का सिंहासन उनकी सौतेली बहन एलिजाबेथ प्रथम को मिला, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म फिर से राज्य धर्म बना दिया। फिलिप और मैरी की शादी से इंग्लैंड को कैथोलिक बनाए रखने की योजना पूरी तरह असफल रही। फिलिप इंग्लैंड से संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एलिजाबेथ को विवाह का प्रस्ताव भेजा। हालांकि एलिजाबेथ ने जवाब देने में देर कर दी और इसी दौरान उन्हें पता चला कि फिलिप अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे थे। सितंबर 1558 में उनके पिता चार्ल्स द फिफ्थ का निधन हुआ और उन्होंने अपनी संपत्ति बेटे को दे दी। इसके साथ ही स्पेन के फिलिप द्वितीय विश्व के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गए। सिर्फ 33 साल की उम्र में वो अपनी शक्ति के शिखर पर थे, लेकिन उनका वंश अभी भी नाजुक था। उनके पास केवल एक जीवित उत्तराधिकारी था, 13 वर्षीय डॉन कार्लोस। और इस तरह एक बार फिर फिलिप ने विवाह की ओर रुख किया। इस बार केवल गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि अपने वंश के अस्तित्व के लिए। 7 महीने बाद फिलिप ने तीसरी बार एलिजाबेथ ऑफ वेलोइस से शादी की। उनका जन्म अप्रैल 1546 में शातो दे फोंटेनब्लू, पेरिस के पास हुआ था। एलिजाबेथ फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय और कैथरीन दे मेडिसी की बेटी थीं। 1550 में एलिजाबेथ के पिता ने उन्हें युवा राजा एडवर्ड छठे से सगाई करने के लिए बातचीत शुरू की। यह विवाह तब होना था जब वह वयस्क हो जातीं। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, एडवर्ड 1553 में ही मर गए थे, जब एलिजाबेथ अभी भी बच्ची थीं। एक शाही बच्चे के लिए जैसा सामान्य था, एलिजाबेथ की परवरिश एक गवर्नर और गवर्नेस की कड़ी निगरानी में हुई और उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिली। एक छोटी लड़की के रूप में एलिजाबेथ को शर्मीली और संकोची बताया गया है, जो अक्सर अपनी मां के प्रति विस्मय और आदर से भरी रहती थीं। हालांकि समकालीन लोगों ने उनकी सुंदरता और आकर्षण की भी सराहना की थी। 1559 तक स्पेन और फ्रांस के बीच लंबे और कटु इतालवी युद्धों को समाप्त करने के लिए बातचीत चल रही थी, जो 1494 से चले आ रहे थे। उस वर्ष अप्रैल में कैटो कॉम्ब्रेसिस संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों प्रतिद्वंद्वियों में शांति स्थापित हुई। समझौते के तहत डॉन कार्लोस और युवा फ्रांसीसी राजकुमारी के बीच विवाह तय किया गया। लेकिन राजवंशीय कूटनीति के एक अचानक मोड़ में उन योजनाओं को छोड़ दिया गया और उसकी जगह एलिजाबेथ स्वयं फिलिप से विवाह करेंगी, जिससे दोनों प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यों के बीच शांति की मुहर लग गई। और इसी तरह 22 जून 1559 को फिलिप और एलिजाबेथ का विवाह प्रतिनिधि के माध्यम से हुआ। फ्रांस में प्रतिनिधि विवाह के समय एलिजाबेथ की उम्र 14 साल थी, जबकि फिलिप 32 साल के थे। औपचारिक समारोह स्पेन में अगले वसंत में होना था। विडंबना यह है कि प्रतिनिधि विवाह के सिर्फ 3 हफ्ते बाद शांति संधि और विवाह का जश्न मनाने के लिए पेरिस में आयोजित उत्सवों के दौरान हेनरी द्वितीय की एक भालेबाजी दुर्घटना में मौत हो गई थी।
फिलिप की 4 में से सिर्फ एलिजाबेथ ही उनकी कजिन नहीं थीं, जो हैब्सबर्ग परंपरा में दुर्लभ था। उनका विवाह अप्रत्याशित रूप से गर्मजोशी भरा रहा और 1560 के दशक के मध्य में उन्होंने कई सालों तक कोई प्रेमिका नहीं रखी। एलिजाबेथ को अपने पति से काफी लगाव हो गया था और फिलिप को टूर्नामेंटों के लिए उनका मनोरंजन करना अच्छा लगता था। दरबार में एलिजाबेथ ऑफ वेल्वा ने अपने सौतेले बेटे डॉन कार्लोस के साथ एक करीबी और सहज रिश्ता बना लिया, वही राजकुमार जिससे उनकी मूल रूप से शादी होने वाली थी। कार्लोस का व्यवहार अस्थिर होता गया, लेकिन उन्होंने एलिजाबेथ से कोमलता दिखाई और एलिजाबेथ ने उन्हें धैर्य व गरिमा से संभाला। हालांकि एलिजाबेथ के जीवन के दूसरे पहलू भी परेशानियों से भरे थे। उनका प्रसव संबंधी इतिहास कठिन था। 1560 के अंत में 14 साल की उम्र में उन्होंने मृत शिशु को जन्म दिया। 4 साल बाद उन्होंने जुड़वा बेटियों का गर्भपात झेला। 1566 में उन्होंने इसाबेला क्लारा यूजेनिया को जन्म दिया और दंपति ने एक स्वस्थ बेटी के जन्म पर खुशी मनाई। इसके बाद एक और स्वस्थ बच्ची कातालीना मिकाएला का जन्म हुआ। फिर 3 अक्टूबर 1568 को एलिजाबेथ ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जोआन रखा गया। दुर्भाग्यवश जोआन के जन्म के दिन जटिलताओं के कारण मां और नवजात की मृत्यु हो गई। उस समय एलिजाबेथ की उम्र केवल 22 साल थी। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद कैथरीन दे मेडिसी ने शोकाकुल फिलिप को अपनी छोटी बेटी मार्गरेट से विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन फिलिप ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बजाय वो एक बार फिर अपने ही परिवार की ओर मुड़ गया। फिलिप ने अपनी चौथी और आखिरी पत्नी से शादी के लिए थोड़ा और इंतजार किया। यह ऑस्ट्रिया की अन्ना थीं। उनका जन्म 2 नवंबर 1549 को सिग्वेल्स, व्लाडोलिड के पास स्पेन में हुआ था। उनके पिता भविष्य के होली रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन द्वितीय और माता मारिया ऑफ ऑस्ट्रिया थीं। अन्ना ने बचपन स्पेनिश दरबार में बिताया, लेकिन 4 साल की उम्र में वियना चली गईं और वहीं उनका पालन पोषण हुआ और शिक्षा मिली। वह अपने माता पिता की कुल 16 संतानों में सबसे बड़ी थीं और अपने पिता की सबसे प्रिय थीं। अपनी स्थिति के चलते ऑस्ट्रिया की अन्ना बचपन से ही एक मजबूत वैवाहिक गठबंधन के लिए तय थीं। अंततः उसके लिए अपने चचेरे भाई डॉन कार्लोस से विवाह की योजना बनी, जो फिलिप के इकलौते जीवित पुत्र और स्पेनिश सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। वे न सिर्फ उम्र में करीब थे, बल्कि राजनीतिक और निजी तौर पर भी एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे। हालांकि वे चचेरे भाई थे, लेकिन 1567 में डॉन कार्लोस ने गंभीर मानसिक अस्थिरता के स्पष्ट संकेत दिखाने शुरू कर दिए। 20 की शुरुआती उम्र तक आते आते वह हिंसक उबालों, अस्थिर व्यवहार और उसके स्वभाव की बढ़ती अनिश्चितता के लिए बदनाम हो चुका था। चिंतित होकर फिलिप ने उसे नजरबंद कर दिया। कुछ महीनों बाद जुलाई 1568 में कार्लोस की मृत्यु हो गई। उसकी अचानक मौत ने स्पेनिश दरबार में भूख से मरने, जहर देने और भी गहरे रहस्यों की अफवाहों को जन्म दिया। इस समय तक एलिजाबेथ अभी भी जीवित और स्वस्थ थीं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, वो कुछ ही महीनों बाद मर गईं। इन सबके कारण फिलिप द्वितीय मुश्किल में आ गए। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी और पत्नी दोनों खो दिए थे। इसी कारण फिलिप ने चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। अन्ना अब उसके बेटे से शादी नहीं कर सकती, तो शायद उसे फिलिप से शादी कर लेनी चाहिए। यह रिश्ता परंपराओं और पोप पायस पंचम की आपत्तियों के खिलाफ था, जो इससे हैरान और परेशान थे। अन्ना न सिर्फ फिलिप से 23 साल छोटी थी, बल्कि वो उसकी भांजी भी थी। उसके दादा फर्डिनांड द फर्स्ट थे, जो फिलिप के चाचा थे, जबकि अन्ना की मां मारिया फिलिप की बहन थीं। इसलिए फिलिप उसके पिता की ओर से चचेरा भाई और मां की ओर से मामा था। फिर भी अन्ना के पिता ने शादी के लिए मंजूरी दी और मई 1570 में 20 साल की अन्ना ने वियना में रहते हुए अपने 42 वर्षीय मामा से प्रतिनिधि के माध्यम से विवाह किया। अन्ना 3 अक्टूबर 1570 को स्पेन पहुंची और आश्चर्यजनक रूप से जल्दी ही दरबार के जीवन में ढल गईं। हंसमुख और प्रसन्नचित्त, उन्होंने स्पेनिश दरबार की औपचारिकता कम की और जल्दी ही फिलिप की सबसे प्रिय पत्नी बनी। राजनयिकों ने नोट किया कि राजा वास्तव में उनके प्रति समर्पित थे, रोजाना उनके कक्ष में जाते थे और दोनों एक जैसा स्वभाव होने के कारण उनके बीच गहरा और स्नेहपूर्ण रिश्ता बन गया था। वो जल्द ही गर्भवती हुईं और दिसंबर 1571 में पुत्र हुआ।
लेकिन 1578 में पेचिश से उसकी मृत्यु हो गई। एक और पुत्र चार्ल्स 1575 में अपने दूसरे जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले ही चल बसे। इसके बाद दो और पुत्र डिएगो फेलिक्स और फिलिप 1575 और 1578 में पैदा हुए। आखिरकार 1580 में अन्ना ने उनकी इकलौती बेटी मारिया को जन्म दिया। उसी साल पुर्तगाल में राजवंशीय संकट ने फिलिप को पुर्तगाली सिंहासन पर दावा करने का मौका दिया। जब स्पेनिश सेनाएं ताज को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ीं, तो अन्ना दरबार के साथ यात्रा कर रही थीं। लेकिन वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। 26 अक्टूबर 1580 को बाडाजोज में अन्ना का निधन हुआ, अपने 31वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले। अब 53 वर्ष के हो चुके फिलिप अपनी शक्ति के शिखर पर थे, लेकिन उनके और उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य का आगे क्या होगा? चौथी पत्नी की मृत्यु के बाद फिलिप को लगा कि उनका उत्तराधिकारी देने का कर्तव्य पूरा हो गया। उन्होंने दोबारा शादी न करने का फैसला कर दरबार छोड़ एल एस्कोरियल के शांत गलियारों को चुन लिया। उन्होंने अपने अंतिम साल साधु की तरह साम्राज्य के कागजी काम में डूबकर बिताए। उन्होंने अपनी मेज से स्पेनिश आर्मडा भेजी और यूरोप में धार्मिक युद्ध लड़े। जब तक सेहत बिगड़ने न लगी, वे लगातार काम करते रहे। जैसा कि हमने देखा, फिलिप का एकमात्र जीवित बेटा मारिया मैनुएला का कार्लोस था, जो बड़ा होकर मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और 1568 में उसकी मृत्यु हो गई। मैरी से कोई संतान नहीं थी, पर उनकी दो बाद की शादियों से हुए बच्चे ही वंश बढ़ाएंगे। एलिजाबेथ ऑफ व्लॉइस से उनकी तीसरी शादी से उनकी पहली जीवित बेटी इजाबेला क्लारा यूजेनिया थी। उन्होंने उसकी शादी उसके चचेरे भाई रूडोल्फ द्वितीय से कराने की योजना बनाई थी। हालांकि ये शादी कभी नहीं हो पाई, क्योंकि सन की रूडोल्फ कुंवारे ही रहे। इसाबेला ने अपने ऑस्ट्रियाई चचेरे भाई आर्च ड्यूक अल्बर्ट से शादी की। उन्होंने 1598 से 1621 में अल्बर्ट की मृत्यु तक आधुनिक बेल्जियम के स्पेनिश नीदरलैंड्स पर शासन किया। वह फिलिप की शादियों से जन्मी संतानों में सबसे अधिक समय तक जीवित रहीं और 67 वर्ष की आयु में 1633 में निधन हुआ। हालांकि उनकी संतान नहीं थी। उस विवाह से फिलिप की दूसरी जीवित बेटी कातालिना मिकाएला थी। उन्होंने 1585 में चार्ल्स इमैनुअल प्रथम सवॉय के ड्यूक से विवाह किया। इसके बाद 12 साल का ऐसा समय आया जिसमें वो लगभग लगातार गर्भवती रहीं। उनके लगभग सभी बच्चे वयस्कता तक जीवित रहे, लेकिन 1597 में 10वीं गर्भावस्था में प्रसव के दौरान 30 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। फिलिप की आखिरी शादी अन्ना से हुई थी। उनके कई बेटे पहले ही गुजर चुके थे। ये प्रवृत्ति उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रही। डिएगो की मौत 1582 में हुई और उनकी बेटी मारिया का निधन अगले साल हुआ। इसका अर्थ था कि 4 शादियों के बाद फिलिप की उत्तराधिकार की उम्मीदें सिर्फ उसके छोटे और इकलौते बेटे प्रिंस फिलिप पर थीं। राजा फिलिप की बेटियों में से कोई एक उत्तराधिकारी बन सकती थी, लेकिन उनकी दादी का रानी बनना पहले शाही संकट ला चुका था, जिसे फिलिप दोहराना नहीं चाहते थे। सौभाग्य से प्रिंस फिलिप बच गए। अपने अंतिम वर्षों में राजा फिलिप ने सादा जीवन जिया, फिर भी वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे। 13 सितंबर 1598 को एल एस्कोरियल के महान मठमहल में स्पेन के फिलिप द्वितीय का लंबी और पीड़ादायक बीमारी, संभवतः कैंसर, के बाद निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। उनके उत्तराधिकारी 20 वर्षीय पुत्र फिलिप तृतीय बने, जिन्हें महाद्वीपों में फैला समृद्ध लेकिन कर्ज और युद्ध से तनावग्रस्त विशाल साम्राज्य मिला। उन्होंने 1621 तक शासन किया। फिर उनके पुत्र और पौत्र ने 1700 तक क्रमशः राजा फिलिप चतुर्थ और राजा कार्लोस द्वितीय के रूप में राज किया। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय की पत्नियों पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है यह आपको रोचक लगा। यह एक लंबा वीडियो था। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको यह कैसा लगा और शासकों या इतिहास के महत्वपूर्ण लोगों की पत्नियों, बेटियों के इस फॉर्मेट के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास और सुझाव हैं तो वो भी मुझे जरूर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलेंगे। धन्यवाद।